प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदभं जिणवरवसहेण जेणनेतेष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिदिहुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर्विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इनमें से व्रत समिति गुप्ति और धर्म की चर्चा होने के बाद में अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाएं 12 हैं। 12 अनुप्रेक्षाओं में संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। पारुल, आपको याद है 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम? नहीं है याद? याद करने हैं। शिमला भाभी, आपको याद है? नहीं है याद, भूल गए सब लोग। नीलम भाभी बोलिए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्र, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि धर्म और लोक, बोधि दुर्लभ धर्म। बढ़िया। सुधा जी? बढ़िया। आवाज नहीं आ रही आपकी? अरे अनम्यूट तो था पर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। याद है आपको? ठीक है। तो संसार भावना की चर्चा हम कर रहे हैं और संसार भावना में 5 प्रकार का संसार 5 प्रकार का है। और यानी कितना समय जीव को हो गया संसार में दुख भोगते हुए, इसका विचार करना ये संसार भावना में बताया गया है कि जीव कब से संसार में दुख भोग रहा है, कब से संसार में है लेकिन सुख नहीं मिला, दुखी दुख भोग रहा है। उसका आभास, उसका कुछ भाव भाषण कराने के लिए ये 5 परावर्तनों के माध्यम से 5 प्रकार का संसार यहाँ बताया गया है। यहाँ बृहद द्रव्य संग्रह की पंक्तियां पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 121 पे संसार अनुप्रेक्षा। इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं। यह द्रव्य संसार है। अभी तो हमने 2 दिन में जो कुछ समझा तो कुछ ख्याल में आई ये पंक्तियां पढ़ के कि इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न, अपनी आत्मा से भिन्न, पुद्गल द्रव्य कैसे हैं? ये जो यहाँ लिखा है ना पुद्गल द्रव्य, इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य। और वो पुद्गल द्रव्य कैसे हैं? ऐसे पुद्गल द्रव्य
वो कैसे हैं उसके लिए बताया, पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र, 3 प्रकार के पुद्गल द्रव्य। जो पूर्व में मिले हुए हैं यानी पहले ग्रहण कर दिए थे वो कहलाते हैं ग्रहित, पूर्व में नहीं मिले हुए यानी जिनको ग्रहण नहीं किया था वो कहलाते हैं अग्रहित, और मिश्र, मिश्र का मतलब है वो जो लॉट आया है उस लॉट में दोनों प्रकार की वर्गणाएं हैं, ग्रहित भी और अग्रहित भी। तो ऐसे ग्रहित, अग्रहित और मिश्र पुद्गल द्रव्य किस किस रूप में ग्रहण किए हैं, ग्रहण करके छोड़े हैं? तो एक तो ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रूप से, और दूसरा है शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से, यानी उसको कहते हैं नौ कर्म वर्गणा के रूप से। ये पूरा जो द्रव्य परावर्तन का स्वरूप है उसको 3 लाइन में समेट दिया है, और इस 3 लाइन का विस्तार कितना है अभी तो हमने अभी भी शॉर्ट में ही समझा है, वरना इस 3 लाइन का विस्तार अभी अपन 3 दिन और करें तो और चलेगा। तो जो परावर्तन है देख लीजिए, अपन जो हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये पुद्गल परावर्तन, कल मैंने जिन लोगों के पास नोट्स नहीं हो मैंने कल भेज दिए थे पुद्गल परावर्तन। ये पुद्गल परावर्तन है या उसको द्रव्य परावर्तन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का, एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन, ये 2 प्रकार का है। यानी पुद्गलों को ग्रहण करना और छोड़ना। पुद्गल परावर्तन में क्या बताया जा रहा है कि पुद्गलों को ग्रहण किया और छोड़ा, ये बात बताई जा रही है। पुद्गलों को किन किन रूपों में जीव ग्रहण करता है, किस लिए ग्रहण करता है, किस काम के लिए ग्रहण करता है, कि एक तो नौकर्म के रूप में और एक कर्म के रूप में। कार्मण वर्गणाएं आती हैं, कर्म बंधते हैं तो कर्म के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करता है, या फिर शरीर के पोषण के लिए। नौकर्म वर्गणा किसे कहते हैं कि जो 3 प्रकार के शरीर हैं, चाहे औदारिक हो, चाहे वैक्रियक हो, चाहे आहारक हो, ये शरीर, और 6 पर्याप्ति, उसमें भाषा, मन, श्वासोच्छ्वास, इन सब के लिए जो पुद्गलों को ग्रहण किया जा रहा है। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। भाषा पर्याप्ति में पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, मन पर्याप्ति में पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, और वो उन पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को जीवन भर ग्रहण करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब पर्याप्ति हुई थी तब ग्रहण किया था, अब नहीं जरूरत है मन पर्याप्ति के मनोवर्गणा को ग्रहण करने की। वो निरंतर चलता है, सारी प्रकार की जो वर्गणाएं काम आने वाली हैं वो ग्रहण करते भी रहते हैं और उनकी निर्जरा भी होती है, मतलब वो छोड़ते भी रहते हैं। तो वो कहलाते हैं नो कर्म पुद्गल। एक कर्म पुद्गल यानी कार्मण वर्गणा, और दूसरे नो कर्म पुद्गल यानी नो कर्म वर्गणा। ये 2 प्रकार के पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, निरंतर ग्रहण करता है और निरंतर ही छोड़ता रहता है। जैसे सांस निरंतर लेते और छोड़ते रहते हैं ना, वैसे ही इन पुद्गलों का ग्रहण निरंतर होता रहता है और निकलते भी रहते हैं। ये 2 रूपों में होता है। अब इसमें जो पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं दोनों कामों में, वो कैसे हैं? वो 3 टाइप के हैं। एक है ग्रहित, यानी जो पहले ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। दूसरे हैं अग्रहित, जिनको ग्रहण नहीं किया है, नए हैं एकदम। और तीसरे हैं मिश्र। मिश्र का मतलब समझ में आ गया कि वो जो वर्गणा है उस वर्गणा में कुछ परमाणु ग्रहित वाले हैं, कुछ परमाणु अग्रहित वाले हैं, तो वो कहलाते हैं मिश्र। ऐसे पुद्गलों को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ना है। अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करके छोड़ना है, अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करके छोड़ना है, अनंत बार मिश्र को ग्रहण करके छोड़ना है। छोड़ना है मतलब हमको करना नहीं है, वो जो करता है वो ऐसा करता है कि अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करके छोड़ता है, अनंत बार अग्रहित को, अनंत बार मिश्र को। और जब ये काम पूरा हो जाता है तब जो कभी किसी पहले समय में जो वर्गणाएं ग्रहण की थी, जो वर्गणाएं ग्रहण की थी, जितनी संख्या में ग्रहण की थी और जिस क्वालिटी की ग्रहण की थी, ये 3 काम अनंत बार होने के बाद में अगले समय में वही वर्गणाएं उतनी ही संख्या में उसी क्वालिटी की वो दोबारा ग्रहण करने में आती है। तब कहते हैं कि एक साइकिल, एक चक्र, एक द्रव्य परावर्तन वो पूरा हुआ।
यानी अपनी मर्जी से कोई हम चाहें कि कर लें, ऐसा होता नहीं है। उसके बीच में पूरा ये प्रोसेस है कि जो आज ग्रहण हुआ है लॉट, जो समय प्रबद्ध, जो परमाणु वर्गणाएं आज ग्रहण हुई हैं, वो कब दोबारा रिसाइकल होकर दोबारा आएंगी हमारे पास में, कि अनंत काल से पहले दोबारा नहीं आती हैं। क्योंकि उसके बीच में अनंत बार ग्रहित को ग्रहण करके छोड़ना होता है, अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करके छोड़ना होता है, अनंत बार मिश को ग्रहण करके छोड़ना होता है। और ये ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं है। इन सब काम में अनंत काल लग जाता है। अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करने में ही अनंत भव लग जाते हैं। इतना आसानी हमको, अभी जो हम अपने भोजन की सामग्री का उदाहरण ले रहे हैं ना, हमने आज एक रसगुल्ला खाया। अब उस एक रसगुल्ले में कितने पुद्गल परमाणु हैं? एक रसगुल्ले में जितना भी छेना लगा है उसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं? अब वो जो हमने खा लिया, पचा लिया, चबा लिया, अब उसका जो जो वो हुआ, अब वो कितने सारे परमाणु कहाँ 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 पहुंच जाएंगे, और फिर वो रिसाइकल होकर सेम टू सेम वो सारे वापस उसी रसगुल्ले के रूप में बने। तो इसमें अनंत काल लग जाता है। ये तो रसगुल्ला तो हमने मोटा उदाहरण लिया है ये अपनी समझने के लिए। वास्तव में इसमें द्रव्य परावर्तन में क्या है कि जो समय प्रबद्ध, यानी जो वर्गणाएं एक समय में ग्रहण की गई हैं, वो की वो वर्गणाएं उतनी ही संख्या में और उसी क्वालिटी की दोबारा जब आ जाती हैं, तब वो एक द्रव्य परावर्तन या नो कर्म परावर्तन पूरा होता है। ये द्रव्य परावर्तन का भी एक पार्ट पूरा हुआ है। दूसरा पार्ट कब पूरा होता है? इसी तरह ये जब पूरा हुआ, ये जब ये रिपीट हो गई, ये जो आज ग्रहण की थी वो अनंत काल बाद जब रिपीट हो चुकी हैं, उसके बाद में कर्म परावर्तन का टाइम काउंट करना शुरू करेंगे। यानी ये अनंत काल कैसे हमने अनादि काल से लेके आज तक बिताया है, तो इस तरह से यदि साथ साथ में सबको जोड़ेंगे तो टाइम इतना नहीं लगेगा, अपने को लगेगा हाँ सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक काम पूरा हो गया। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था ना, कहीं अपन मान लीजिए बाहर जाते हैं और हम सोध का भोजन करते हैं, तो एक अपने को चूल्हा मिल गया सिंगल बर्नर वाला, तो अब एक ही है अपने पास, तो एक बार सब्जी बन के चुकेगी, उसके बाद रोटी सेकना चालू करेंगे, एक बार दूध गर्म हो रहा है, उसके बाद में दूसरा काम कर पाएंगे। ऐसे तो घर में अपने पास 4-4 बर्नर होते हैं, तो 4 काम एक साथ करते हैं, तो हमको लगता है क्या टाइम लग रहा है, लेकिन जब एक एक काम एक एक टाइम में करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि जब नौकर्म परावर्तन का टाइम पूरा हो जाएगा, वो नौकर्म परावर्तन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में कर्म परावर्तन का टाइम गिनना शुरू करेंगे। तो वो टाइम तो चालू हो गया, लेकिन कर्म परावर्तन शुरू कब से होता है कि जिस समय जीव के 8 कर्म एक साथ बंध रहे हों, आयु कर्म भी बंध रहा हो, तब वो कर्म परावर्तन का टाइम काउंट करना चालू करेंगे। मान लीजिए आज किसी का नौ कर्म परावर्तन का पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन अभी उसका आयु बंध का टाइम नहीं आया है, और आयु बंध का टाइम आएगा 10 साल बाद। तो ये बीच के 10 साल हैं, वो 10 साल गुजर तो गए, यानी समय तो बीत गया है, लेकिन उसकी काउंटिंग अभी चालू नहीं करें, मतलब समय गुजर भी गया है, समय लग भी गया है, लेकिन उसको काउंट भी नहीं करेंगे। फिर काउंटिंग 10 साल बाद शुरू करेंगे, और 10 साल जब उस समय उसकी आयु बंध रही होगी, उस समय जो कार्बन वर्गणाएं जितनी संख्या में और जैसी स्थिति अनुभाग वाली, तो जो कार्बन वर्गणाएं समझ लो प्रदेश बंध रूप में है, जितनी संख्या में नहीं, जो है वो प्रकृति बंध के रूप में है, जितनी संख्या में है वो प्रदेश बंध के रूप में, और जिस स्थिति और अनुभाग वाली वो स्थिति अनुभाग, तो वही कार्बन वर्गणाएं अभी ग्रहण करी हैं, फिर ग्रहण करके बाद में उनका समय आने पर जब वो अलग होंगी, निर्जरित होंगी, और जब कभी वही की वही कार्बन वर्गणाएं उतनी ही संख्या में, उतने ही स्थिति अनुभाग वाले रूप में दोबारा जब बंधेंगी, तब वो एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। तो जितना टाइम एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होने में लगता है, उतना ही टाइम एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होने में लगता है, और दोनों मिलकर टोटल वो होता है एक पुद्गल परावर्तन। और एक नौकर्म परावर्तन में ही अनंत काल लग गया है, और दोनों को मिलाकर नौकर्म और कर्म इन दोनों को मिलाकर भी अनंत काल है। अनंत के अनंत भेद होते हैं,
वो बड़ा अनंत है, छोटा अनंत है, लेकिन अनंत काल है। इस तरह से ये जीव ने, हमने इस तरह के परावर्तन, ये पुद्गल परावर्तन कितनी बार किए हैं? इस तरह के परावर्तन अनंत बार कर लिए। अनंत बार ऐसी वर्गनाओं को ग्रहण कर करके छोड़ा। हमको लगता है हमने आज तक जिंदगी में ये नहीं खाया, ये तो मैंने पहली बार खाया, ये आपके घर जो आपने बनाया ना, ये तो मैंने पहली बार खाया, ये कुछ पहली बार ग्रहण नहीं किया है, ये तो पहली बार पहना है, ये तो ये वाला कलर नहीं पहना आज तक हमने, ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि समस्त ये जितने भी उद्गल द्रव्य हैं, इनको अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़ दिया है। ग्रहण करके छोड़ना मतलब वॉमिटिंग होती है, ग्रहण करके छोड़ा, ये क्या है? और हम उसको बार बार में फिर से ग्रहण किए जा रहे हैं, ऐसी संसार की स्थिति है। बोलिए वर्षा भाभी। ये एक पुद्गल का मतलब एक पुद्गल के परावर्तन है, जो एक पुद्गल चेंज करता अपने परावर्तन। हाँ, इसको बोला है एक पुद्गल परावर्तन, लेकिन एक्चुअल में एक सिंगल पुद्गल ग्रहण नहीं करता है। वो जो एक समय प्रबद्ध है, उसमें अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत वर्गणाएं हैं, उसको एक पुद्गल वर्ड दिया है। लेकिन एक सिंगल पुद्गल या एक सिंगल परमाणु को ग्रहण नहीं करता कभी भी जीव, चाहे नौकर्म वर्गणा के रूप में, चाहे कर्म वर्गणा के रूप में वो आते हैं। उसके लिए शब्द दिया है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में जो ग्रहण किए जा रहे हैं, और वो भी होते हैं अनंत की संख्या में। और उसकी कैलकुलेशन दी है कि सिद्धों का अनंतवा भाग या अभव्य राशि से अनंत गुणा, तो वो दोनों कुछ भी करें अनंत आएगा, अनंत आएगा। लेकिन उसकी एक रेंज है, कल भी मैंने बात की थी। ये जो एक समय में ग्रहण करने वाले वर्गणाएं हैं, जितनी ग्रहण हो रही हैं, उसकी एक रेंज है। जैसे एक मुट्ठी का जो उदाहरण दिया था ना, हम दाल बना रहे हैं 4 मुट्ठी, हर बार हम 4 मुट्ठी बनाते हैं, लेकिन कभी थोड़ी सी कम रह जाती है, कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? कि वो 4 मुट्ठी के प्रमाण में ही थोड़ा बहुत वो उसमें वो हो जाता है वेरिएशन। ऐसे ही ये जो ग्रहण हो रहे हैं एक समय में, ये एक समय प्रबद्ध हैं, अनंत हैं, लेकिन फिर भी उनकी रेंज है। जैसे कि एक मुट्ठी में जो दाल आई, उसकी रेंज है कि 1000 से 2000 दाने आएंगे, ये एक रेंज है। ऐसे ही एक समय प्रबद्ध में कितने आएंगे? अनंत आएंगे, लेकिन उस अनंत की रेंज है कि इतने अनंत से इतने अनंत तक वो समय प्रबद्ध कहे जाएंगे, उतने परमाणु उसमें आते हैं। बोलिए रजनी जी। इस अर्धपुद्गल परावर्तन को ही अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर मतलब इसकी रेंज को रखते हैं? नहीं नहीं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तो वो असंख्यात वर्ष है, और अर्धपुद्गल परावर्तन है वो अनंत काल है। इसलिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर अलग चीज है, अर्धपुद्गल परावर्तन अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। जैसे उसकी सम्यक दर्शन के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाती है, वो घट के आयु सीमा, तो हाँ। फिर वो अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर में ही तो आ जाती है। नहीं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तो कर्मों की स्थिति जिस समय सम्यक दर्शन होता है, या करण लब्धि होती है, या प्रायोग्य लब्धि होती है, उस समय कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। और जैसे ही मिथ्यात्व में आया तो स्थिति वापस ज्यादा बांधने लग जाएगा, तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी से उसको अपन कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ। जब लेकिन एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और करके छोड़ भी दिया, तो भी अब वो संसार में मैक्सिमम कितने टाइम रह सकता है? तो मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब है। और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर जो कहा, कर्मों की स्थिति सम्यक दृष्टि के अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है, तो वो सम्यक दर्शन मेंटेन रहेगा तब की बात है। और ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो सम्यक दर्शन छूटने के बाद का टाइम है। अगर सम्यक दर्शन मेंटेन रहता है तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं लगता, फिर तो शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि भी है तो 7-8 भाव बस, और शायिक सम्यक दृष्टि है तो 3-4 भाव, इतना ही टाइम लगता है। जैसे अपने महावीर भगवान की या पार्श्वनाथ भगवान की कहानी आती है, 10वें भाव में, पिछले 10वें भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन लिया तो 10 भाव मुक्ति हो गई। उन्होंने हाथी की पर्याय में लिया 10 भाव पहले, 10 भाव बाद मुक्ति हो गई। तो ये 8-10 भाव से ज्यादा नहीं लगते अगर सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहता है तो। और सम्यक दर्शन छोड़ दे उसके लिए मैक्सिमम टाइम बताया है कि अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय सम्यक दृष्टि फिर संसार में यदि एक बार हो जाए और होके छूट जाए
तो उससे ज्यादा संसार में नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है जी। बोलो प्रीति। इसमें ये मतलब ये जरूरी है कि अनंत टाइम के बाद, अनंत काल के बाद ही वो वापस से वो वाले पुद्गल द्रव्य हम लेंगे। मतलब जैसे हम हाँ रोजाना इतने सारे द्रव्य ले रहे हैं, तो हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक्चुअल में अभी भी कुछ बहुत नए नए लोग जुड़ गए ना, नहीं तो वो जो इसका जो यंत्र है, वो यंत्र ये प्रूफ करता है कि ये सारे काम पूरे होंगे, इतने सारे अनंत बार ग्रहित को ग्रहण किया, अग्रहित को ग्रहण किया, एक बार किया, दो बार किया, ऐसे अनंत बार किया, तब जाके एक बार मिश्र का ग्रहण होता है। फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया, अनंत बार अग्रहित को ग्रहण किया, ऐसे करके दूसरी बार मिश्र का होता है। तो अनंत बार मिश्र का करो, उसके बाद में फिर एक बार जाके ग्रहित का ग्रहण होता है। ऐसे करके वो पूरा वो यंत्र पूरा जब होता है, तो वो काम करने में अनंत काल लग जाता है। वो मैं अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ कि फिर वो नए लोगों को बिल्कुल भारी हो जाएगा वो चीज, इसलिए अपन वर्बली वैसा बता रहे हैं कि उसमें अनंत काल ही लगता है, वो टाइम पूरा, वो काम पूरा होने में अनंत काल ही लगता है। हर द्रव्य के मतलब जितने भी हम ग्रहण कर रहे हैं हर समय के, हाँ हाँ, अनंत काल बाद पूरा होगा। अनंत काल बाद ही रिपीट हो पाएंगे, तुरंत अभी रिपीट नहीं। वो क्योंकि कंडीशन उसमें पूरी है ना, एक तो उतनी ही संख्या में, और ऐसा नहीं कि उनमें से एक आध दो भी आ गए तो आपका चल जाएगा, उसको एक परमाणु आ गया तो आप काउंट कर लोगे, वो समय प्रबद्ध होना चाहिए। तो वो पूरा जो लॉट आया, मान लो 1000 परमाणुओं का, वो 1000 के 1000 का एक साथ मिलना, अब ये तो अनंत है। कल भी मैंने कहा था, हम अकेले होते हैं तो तुरंत अपने हिसाब से कोई भी काम करते हैं, हम 2 जने होते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है टाइम में कि अभी दूसरा तैयार हो रहा है, और हम 4 जनों को कहीं जाना हो तो और ज्यादा टाइम लग जाता है। और जितने ज्यादा लोग होंगे, कोई बस लेके कहीं जाओ 50 आदमियों की, तो एक बार कहीं उतर जाते हैं तो 1-1.5 घंटा मिनिमम है, और अपन अपने 2 जनों की गाड़ी, 2 जने जाओ तो 5 मिनट में दर्शन करके या जो भी कुछ देखना है वो देख के वापस आ जाते हैं। ये फर्क पड़ता है ना उसमें। तो ऐसे अनंत को जुटाना, उतने ही वही वाले वैसे, और फिर वैसे के वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वो जो उनके अविभागी प्रतिच्छेद हो, अब वो आए तो सही वही वाले, लेकिन उनके अविभागी प्रतिच्छेद कम ज्यादा थे कुछ भी, मान लो वो कि वो सारे 1000 वही वाले आ गए, लेकिन अविभागी प्रतिच्छेद सेम नहीं होंगे तो भी नहीं बनेगा। तो ये जो कंडीशंस है ना, वो उसको दुर्लभ बना देती है, कि वो अनंत काल से पहले मिलता नहीं अनंत है। काल हो चुका इतनी, मतलब अनादि से हम घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर समय वो कोई ना कोई द्रव्य आ रहा है, मतलब हर समय नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हो रहा है किसी ना किसी उसका, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा तो कह सकते हैं, कोई वर्गणाएं जब आ रही होंगी, यानी जो कोई लॉट आ रहा होगा तो वो पूरा हो ही रहा होगा, कह सकते हैं ऐसा। नहीं, फिर वो बीच वाला टाइम पीरियड कैसे लेंगे जब आठों कर्म बंध रहे हैं, तो किस नौकर्म पुद्गल परावर्तन से वो वाला टाइम पीरियड मैच करेंगे? मतलब आज जैसे कोई नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ, एक कल हुआ, एक परसों हुआ, और फिर आठों कर्म बंध रहे हैं, तो वो किसका गैप लेंगे? फिर हाँ, वो तो ये तो क्या है, चलता रहता है ना एक्चुअल में। ये तो एक बार समझने के लिए बताया है कि कैसे काउंटिंग की जाती है, ये केवल अनंतता की एक अपने को आइडिया लगे उसके लिए बताया है, वरना ये चले ही जा रहा है। अभी तो किसके ज्ञान में है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही हो सकता है ऐसा, यहाँ काउंटिंग करने कोई बैठा तो है नहीं, ये तो केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे ये चल रहा है। और किसी को काउंटिंग करना नहीं, क्योंकि कोई पूरे करके अपने को वो तो करना नहीं है, लेकिन समय बताया है कि कितना समय हो गया संसार में दुख भोगते हुए, ये बात बताने के लिए ये सारी चीज बताई है। बोलिए सुधा जी। बंद कर लिया आपने, वापस चालू करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज कुछ चक्कर है आपके फोन में, आपके या तो फोन की आवाज बंद है। शिमला अभी आप बोलिए, या तो आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जब 9 कर्म पुद्गल परावर्तन पूरे होते हैं तब कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है, लेकिन ये भी अनादिकाल से बंधे हुए और ये भी अनादिकाल से बंधे हुए हैं ना कर्म भी, तो फिर दोनों को एक साथ ही चलना चाहिए। कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए,
तब कर्म पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग हम शुरू करते हैं, मतलब हम तब उसको गिनना शुरू करते हैं। तो वो टाइम कितना ज्यादा हो रहा है वो बताना है। नो कर्म पुद्गल परावर्तन भी चल रहा है, कर्म पुद्गल परावर्तन भी चल रहा है, तो चालू ही है, लेकिन हम उसको टाइम कब से काउंट करना चालू करेंगे कि ये काम पूरा हो जाएगा इसके बाद इसका टाइम गिनना चालू करेंगे, तो वो टाइम दोनों मिला के ज्यादा हो जाएंगे ना, प्लस वो होगा, तो ये चीज बता रहे हैं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ गई ये सबको? आगे बढ़ जाए। क्षेत्र परावर्तन, दूसरा परावर्तन का नाम है क्षेत्र परावर्तन। ये द्रव्य परावर्तन मतलब पुद्गल द्रव्य का रिपीटेशन, वो कहलाया द्रव्य परावर्तन। एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य वो रिपीट हुआ, परावर्तन का मतलब है वो रिपीट होएगा, साइकिल, वो चक्र पूरा हुआ एक, वो द्रव्य परावर्तन कहा। अब है क्षेत्र परावर्तन कि जितना भी क्षेत्र है वो क्षेत्र हम पूरा कवर कर लें, सामान्य शब्दों में कि हर क्षेत्र को टच करके आ जाएं। जैसे द्रव्य परावर्तन में वही पुद्गल हमने दोबारा से ग्रहण किया था, ये एक उसका चक्र हुआ था। क्षेत्र परावर्तन में हम हर क्षेत्र को टच करके आ जाएं, उसको छू के आ जाएं, वहां पे जन्म ले लें, तो वो एक क्षेत्र परावर्तन हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है। पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। पहले यहाँ अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं, पहले अपनी पुस्तक में से। द्रव्य संग्रह पेज नंबर 121 पे ही है क्षेत्र परावर्तन। देखिए, स्व शुद्धात्म संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों से भिन्न, जो लोकाकाश के प्रदेश हैं उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। यह क्षेत्र संसार है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसको अपन बाद में ही समझेंगे, समझ में आ जाएगा जब हम उसको सरलता से समझ लेंगे उसके बाद में। क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं कि 2 प्रकार का है क्षेत्र परावर्तन भी, क्योंकि क्षेत्र भी 2 टाइप का है। एक तो है बाहर में आकाश का क्षेत्र, वो क्षेत्र है, और एक है अपने आत्मा के प्रदेश स्व क्षेत्र। एक है स्व क्षेत्र और एक है पर क्षेत्र। स्व क्षेत्र यानी अपने आत्मा के प्रदेश, और पर क्षेत्र यानी बाहर में आकाश के प्रदेश। तो जितने अपने आत्मा के प्रदेश हैं और जो शरीर की अवगाहनाएं होती हैं उस आधार पे, तो समस्त अवगाहनाओं को ग्रहण करना और बाहर में आकाश के हर प्रदेश पर जन्म धारण करना, ये दोनों मिलाकर क्षेत्र परावर्तन होता है। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल तथा लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने का काल क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल तथा लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने का काल क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। एक क्षेत्र परावर्तन में क्षेत्र को पूरा करना है, क्षेत्र को कवर करना है। अभी क्षेत्र 2 प्रकार का हमने देखा था, इसलिए क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार का है। एक है स्व क्षेत्र परावर्तन, दूसरा है पर क्षेत्र परावर्तन।
स्व क्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन, ये दो प्रकार का क्षेत्र परावर्तन है और ये दोनों मिलकर एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। जैसे नो कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन दोनों मिलकर पुद्गल परावर्तन पूरा हो रहा था, ऐसे ही स्व क्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन मिलकर एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। अभी इससे पहले इसको समझते हैं, स्व क्षेत्र परावर्तन क्या है। स्व क्षेत्र का मतलब है अपना क्षेत्र। अपना क्षेत्र मतलब यहाँ जीव के प्रदेशों की बात नहीं है, यहाँ शरीर की अवगाहना की बात है। जो शरीर जीव धारण करता है वो उस जीव का शरीर उसका स्व क्षेत्र कहा जाता है। तो जितनी भी शरीर की अवगाहनाएं होती है, अवगाहना का मतलब है जो साइज है, शरीर संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं और उन जीवों के जो शरीर हैं तो वो किस किस साइज के शरीर होते हैं। अलग अलग साइज के शरीर होते हैं जीवों के। चींटी का साइज अलग है, मक्खी का साइज अलग है, मच्छर का साइज अलग है, छिपकली का साइज अलग है, कुत्ते का, बिल्ली का, सबके अलग अलग हैं। उसमें भी बहुत अलग अलग साइज होते हैं, सबके साइज अलग है। वो शरीर के साइज, तो जितने साइज के शरीर हैं उसको बोलते हैं समस्त जो अवगाहनाएं हैं, ये साइज है उसको बोलते हैं अवगाहना। तो जो छोटी से छोटी अवगाहना है, जघन्य अवगाहना से लेकर और बड़ी से बड़ी जो साइज हो सकता है शरीर का, तो जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक के, लिख लीजिए पहले, अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक, ये स्व क्षेत्र परावर्तन की परिभाषा है। अवगाहना के जघन्य प्रकार से लेकर उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को, अवगाहना के जघन्य प्रकार से लेकर उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल, अवगाहनाओं के जघन्य प्रकार से लेकर उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल स्व क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। यानी अवगाहना के टाइप्स कितने हैं, शरीरों के टाइप्स, शरीरों के जो साइज हैं वो कितने टाइप के होते हैं कि टाइप तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक जो सबसे छोटा है मिनिमम, उसको कहते हैं जघन्य अवगाहना, और एक है वो सबसे बड़ा, उसको कहते हैं उत्कृष्ट अवगाहना, और बाकी क्या है सारी वो बीच की, वो कहलाती है मध्यम अवगाहनाएं। मान लीजिए जघन्य अवगाहना है वो 1 इंच का, अभी अपन समझने के लिए 1 सेंटीमीटर वाला साइज, यदि भी बहुत छोटा होता है लेकिन अपन समझने के लिए 1 सेंटीमीटर का है। और जो सबसे बड़ा है वो 1000 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का जघन्य और 1000 सेंटीमीटर का वो सबसे बड़ी अवगाहना। तो अब इसके बीच के जो हैं 2 सेंटीमीटर, अभी पॉइंट्स में नहीं जा रहे अपन, एक के बाद सीधा 2 पे चलो, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लेके 2 से लेके 999 तक, वो सारे क्या कहलाएंगे साइज, वो मध्यम अवगाहना है। तो क्या होता है इसमें कि किसी जीव ने सबसे पहले जघन्य अवगाहना से स्टार्ट किया मतलब वहां से इसकी काउंटिंग शुरू होनी है कि सबसे पहले जो सबसे छोटा साइज है, अभी सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है वो अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जघन्य अवगाहना को धारण करके जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया और फिर उस जन्म में वो जन्म पूरा किया, फिर मर गया, उसके बाद में दूसरा जन्म लेना है, तो दूसरा जन्म भी लिया, तो दूसरे जन्म में कौन सा साइज चाहिए कि ये जो 1 सेंटीमीटर वाला लिया था ना अभी सबसे पहले, अब दूसरे जन्म में यदि 2 सेंटीमीटर का लेगा तब तो उसको काउंट करेंगे, और अगर दूसरे जन्म में उसने ले लिया 10 सेंटीमीटर वाला साइज तो उसको काउंट नहीं करेंगे, वो जन्म गया। फिर तीसरा जन्म, तीसरे जन्म में मान लो उसने 100 सेंटीमीटर का साइज ले लिया जन्म, तो वो भी काउंट नहीं करेंगे। फिर चौथा जन्म, ऐसे करके कितने जन्म बाद में जब वो वापस कभी 2 सेंटीमीटर वाले साइज को धारण करेगा तो वो उसका
जस्ट एक पास वाला पूरा हुआ। यानी क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर से लेके, ये उदाहरण है 1 सेंटीमीटर वाला, ऐसा नहीं समझना कोई कि इतना ही है। 1 सेंटीमीटर के साइज से लेके 1000 सेंटीमीटर के साइज तक के जो भी शरीर हैं, सारे शरीरों को धारण करना है। और कैसे करना है? क्रम पूर्वक। क्रम पूर्वक का मतलब है 1 सेंटीमीटर का धारण किया है, उसके यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने नंबर डाल दिए, यहाँ बोर्ड पे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पूरे 1000 तक के काउंटिंग अपन ने डाल दी। तो सबसे पहले उसने 1 सेंटीमीटर वाली अवगाहना धारण की, उस पे लगा दिया टिक। पूरे 1000 नंबर तक अपने को टिक करना है। तो अब 2 सेंटीमीटर वाली अवगाहना कब टिक होगी कि जब 1 सेंटीमीटर के बाद में जब कभी वो 2 सेंटीमीटर की अवगाहना धारण करेगा तब उस पे टिक करेंगे। बीच में उसने 100 सेंटीमीटर की ले ली, 500 सेंटीमीटर की ले ली, 10 सेंटीमीटर की ले ली, तो बीच वालों को टिक नहीं करेंगे। ये जो टिक लगेगा वो टिक नंबर से लगेगा। क्रम पूर्वक जो शब्द दिया है ना, अवगाहना के जघन्य प्रकार से लेकर उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का जो काल है वो स्व क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। स्व क्षेत्र परावर्तन में अपने शरीर के साइज को देखा जा रहा है। हर साइज का शरीर धारण कर जब जीव कर लेगा तब वो एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग करनी है सबसे छोटे शरीर को धारण करके। सबसे छोटा शरीर धारण किया, उसके बाद में दूसरे कोई शरीर धारण किए, वो टाइम चला गया लेकिन टिक नहीं लगा। उसके बाद में जस्ट उससे एक प्रदेश बड़ा शरीर धारण किया तो वो दूसरे पे टिक लगाया। फिर वो बीच बीच में दूसरे वहां मर गया, वहां से जन्म लेके जो भी आयु थी वो पूरी करके, फिर बीच बीच में दूसरे कोई शरीर धारण किए बड़े छोटे। उसके बाद में जस्ट जो अभी 2 सेकंड अवगाहना धारण की थी ना, उससे जस्ट एक और प्रदेश बढ़ाकर फिर उतने साइज का शरीर धारण करे तो वो थर्ड वाले पे टिक लगे। ऐसे करके अपने को 1 से लेके 1000 तक पूरे करने में कितना टाइम लग जाएगा? यदि 1 से 1000 तक का ही अपन इतना सा ही देखें तो ही अपने को कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि एक भाव में एक ही अवगाहना काउंट हो सकती है, क्योंकि एक प्रदेश ही बढ़ाना है। एक एक प्रदेश बढ़ाकर अवगाहनाओं को काउंट करना है। और एक भाव में एक ही प्रदेश नहीं बढ़ता है। मान लो हम मोटे पतले हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना, शरीर मोटा हो गया पतला हो गया, तो वो मोटा पतला एक प्रदेश में नहीं होता है। वो जो मोटापन या पतलापन है वो 3 डायमेंशन में होता है। तो कम से कम वो यानी तीनों में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में कमी बढ़ती होगी ना, तो तिगुना ही बढ़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा। इसलिए सिंगल प्रदेश एक ही भाव में दोबारा से तो मिलेगा नहीं, तो वो एक भाव तो गया ही। अब एक भाव कितना बड़ा किसी का, वो आयु जितनी जितनी जिसकी जैसी हो उस हिसाब से, तो कम से कम ऐसे ही अनंत भाव लग जाएंगे। और जस्ट एक प्रदेश बड़ी वाली अवगाहना मिले, कितना मतलब किसी के हाथ की बात होती है कि कितने आकार का हमारा शरीर हो, कौन सी अवगाहना धारण करनी है, किसी के हाथ की बात नहीं होती है। तो वो ऐसी है मिलना। तो इसमें द्रव्य परावर्तन से भी अनंत गुना काल ज्यादा लगता है। ये जो काम पूरा करना है स्व क्षेत्र परावर्तन का, इसमें द्रव्य परावर्तन से भी अनंत गुना काल ज्यादा लगता है। हाँ, इसमें एक चीज थोड़ी सी सहूलियत है। क्या सहूलियत है? कि ये जो साइज है, ये अवगाहना है, ये जीवन में किसी भी टाइम पे अगर मिल जाती है तो उसको काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसी अवगाहना का जन्म लेना है, क्योंकि जन्म लेते समय तो सबकी ही अवगाहना वो अत्यंत सूक्ष्म होती है। कोई भी जीव, जैसे गर्भज जीव है तो बिंदु के आकार में ही जन्म होता है, तो जन्म लेते समय तो सबकी ही सूक्ष्म होती है। इसलिए जीवन के किसी भी समय में यदि वो साइज आपको प्राप्त हो जाता है तो काउंट कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब पूरा करना, उसमें अनंत काल लग जाता है। इस स्व क्षेत्र परावर्तन में अवगाहनाओं के समस्त प्रकारों को धारण करना किसी ना किसी जन्म में क्रम पूर्वक एक के बाद एक बढ़ाते हुए, ऐसे नहीं बीच बीच में आज ये वाली कर ली तो इस पे टिक लगा दो, ये वाला कर लिया इस पे टिक लगा दो। जैसे ऐसा होता है ना क्वेश्चन पेपर में कि पहले ये वाला आ रहा है तो पहले ये वाला कर लो, जो पहले आ रहा है वो पहले कर लो। ऐसे नहीं है यहाँ,
ये नंबर से ही करने पड़ेंगे आपको। अगले ये जो अपने गूगल वाले होते हैं ना, उसमें ये तो अपन तो एक ही पेज पे करते हैं। पहली बार जब मैंने बनाया था तो उसमें 2 पेज का किया था, तो पहला पेज अगर आपका पूरा नहीं भरेगा, उसमें टिक नहीं लगेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते हो। ये जो अरहम वाले या स्मारक वाले जो आते हैं ना कुछ क्वेश्चन पेपर, उसमें पहले आपने अगर नेम वगैरह ये पूरे नहीं भरे तो आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते हो, क्वेश्चन वाले पेज पे। तो ऐसे ही इसमें ऐसा नहीं आप बीच में से कोई सा भी कर दो, बाद में ऊपर नीचे के कर देंगे, ऐसा नहीं। क्रम पूर्वक ही वो अवगाहनाएं धारण करें, तो ऐसा वो क्रम पूर्वक वो काम करने में वो टाइम लगता है। और जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी अवगाहनाएं तो हो जाती हैं जल्दी। छोटी अवगाहनाएं निगोदिया वगैरह की इनकी होती हैं, तो उसमें जीव ज्यादा टाइम बिताता है केंद्रीय आदि में, तो वो जल्दी हो जाती हैं। पर बड़ी बड़ी अवगाहनाएं जो हैं, बड़े बड़े शरीर के आकार, वो सैनी पंचेंद्रिय जीवों के होते हैं। और सैनी पंचेंद्रिय त्रस होना, त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल ही कितना कम है, त्रस बनना दुर्लभ है, उसमें सैनी पंचेंद्रिय बनना दुर्लभ है। फिर बार बार में अब जो नंबर पे अपने को चाहिए वही वाला साइज वो बार बार में मिलना, वो उत्तरोत्तर एक के बाद एक वो दुर्लभ होता जाता है। इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है। द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा टाइम क्षेत्र परावर्तन में लगता है। तो ये अवगाहनाएं कौन कौन सी होती हैं? जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। जघन्य अवगाहना होती है सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव की। सबसे छोटी अवगाहना, सबसे छोटे साइज का शरीर किसका होता है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव। और उसकी भी कब होती है ये अवगाहना? उसके जन्म के तीसरे समय में। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव के जन्म का पहले समय में नहीं, दूसरे समय में नहीं, तीसरे समय में, उस समय उसकी सबसे जघन्य अवगाहना होती है। तो ये सबसे छोटी अवगाहना है, शरीर का सबसे छोटा साइज है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव के जन्म के तीसरे समय में जो अवगाहना होती है वो सबसे जघन्य अवगाहना है। और सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है? कि वो जो स्वयंभू रमण समुद्र है, कौन सा है स्वयंभू रमण समुद्र? कहाँ पर है स्वयंभू रमण समुद्र? सबसे आखिरी मध्य लोक में जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें बड़े बड़े महामत्स्य, महामत्स्य मतलब बड़ी बड़ी व्हेल, शार्क, ऐसी मछलियां वो होती हैं। तो वो बड़ा महामत्स्य वहां होता है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, यानी 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन। तो टोटल उसकी अवगाहना कितनी हो गई? ये हो गई है 12 करोड़ 50 लाख, 12 करोड़ 50 लाख योजन क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 गुणा 500 गुणा 250 और योजन है उनके साथ में सबके साथ, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 करोड़ 50 लाख योजन क्यूब। ये उसकी साइज सबसे बड़ी अवगाहना इतनी है। अब वो जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की है वो है साइज उसकी घनांगुल बाय असंख्यात, यानी घनांगुल का असंख्यातवा भाग। घनांगुल, अब घनांगुल क्या होता है अभी वो समझ लीजिए, कुछ है ये अपनी होती है एक पोर, इसको बोलते हैं एक अंगुल समझने के लिए। तो ये घनांगुल, इसका असंख्यातवा भाग, इसके असंख्यात पार्ट करें। ये एक ये होती है ना अपनी, इसको समझाते हैं अंगुल से। ये एक है अंगुल और इसके असंख्यात पार्ट करें तो घनांगुल का असंख्यातवा भाग, वो सबसे छोटी अवगाहना है। और सबसे बड़ी अवगाहना कौन सी है? 12 करोड़ 50 लाख योजन क्यूब। अब इनके बीच की, तो घनांगुल के असंख्यात भाग से एक प्रदेश बढ़ाना, फिर 2 प्रदेश बढ़ाना, फिर 3 प्रदेश बढ़ाना, फिर 4 प्रदेश बढ़ाना, ऐसे करके वो अवगाहनाओं के हर प्रकार को धारण कर जन्म लेना, तब जाके एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। ऐसे स्व क्षेत्र परावर्तन किस किस को करने हैं? हाथ खड़ा कर दें, किसी को नहीं करने।
नीलम भाभी आपको करने हैं? ये करने नहीं है, ये परावर्तन मिटाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये परावर्तन अब नहीं करें, ये परावर्तन कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे परावर्तन नहीं हो, अब ऐसे भवों में हम नहीं जाएं, उसके लिए ये हम पढ़ रहे हैं। इसके लाभ की चर्चा करेंगे, लास्ट में भी पूरा हो जाए फिर करेंगे। चलिए अभी अपना समय हो गया, बोलिए पारुल। भाभी तो ये एक अफगाना एक भव में एक ही होगी, 2-3 नहीं हो सकती। 2-3 नहीं हो सकती, क्योंकि बताया ना कारण उसका, क्योंकि वो जो अवगाहना बढ़ेगा ना अपना साइज, वो 3 डायमेंशन में बढ़ेगा। अपने को बढ़ाना है एक ही प्रदेश, वो कम से कम 3 प्रदेश बढ़ेंगे। साइज जो बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में बढ़ेगा। सिंगल एक प्रदेश ऐसा नहीं कहीं से बढ़ता है, इसलिए एक भाव में एक ही अवगाहना काउंट हो सकेगी। कंटिन्यू भी करें तो एक भाव में एक ही अवगाहना होगी, और कंटिन्यू मिलती नहीं है। कुछ अवगाहनाएं हैं वो छोटी हैं, वो एक इंद्रियों की ही हैं, कुछ हैं वो पंचेंद्रियों की ही हैं। तो फिर जब वो एक इंद्रियों में है तो बड़ी वाली नहीं ले पाएगा, बड़ी का नंबर है तो, और यदि बड़े में है और छोटी का नंबर है तो छोटी नहीं ले पाएगा। इसलिए वो बीच में बहुत सारा टाइम वैसे ही बिना काउंटिंग के ही जाता है, इसलिए टाइम लग जाता है। जय जिनेंद्र। बोलिए शिमला भाभी। मैं कह रही जैसे कभी एक इंद्रिय बन गए, फिर कभी पंचेंद्रिय बन गए, तो किसके अवगाहना लेंगे फिर? किससे लेंगे मतलब? अवगाहना तो बीच बीच में दूसरी दूसरी धारण करते रहेंगे, पर वो टाइम जा रहा है लेकिन वो टिक नहीं लगेगी। यानी हमारा वो उसका जो काम पूरा करना है वो काम पूरा नहीं होगा, इसीलिए तो समय ज्यादा लग रहा है। नहीं, फिर मानेंगे किसकी? एक पंचेंद्रिय की मानेंगे, फिर ये एक इंद्रिय की मानेंगे? नहीं, जो धारण की उसी की मानेंगे, लेकिन हम उस पर राइट नहीं लगा। जैसे हमने उदाहरण लिया ना कि हमको राइट लगाना है, टिक लगाना है, तो टिक नहीं लगाएंगे, बस वो तो समय गुजर रहा है ऐसे ही बीच में। भाई जैसे समझ लीजिए कि अपनी क्लास, जैसे स्कूल में होता है कभी कभी 8 पीरियड लगने, कभी कोई टीचर नहीं आई, एब्सेंट है, तो वो पीरियड तो टाइम तो स्कूल का उतना ही लगता है ना। मान लीजिए 6 पीरियड फ्री है बीच में, वो वाले टीचर एब्सेंट है, तो ऐसा थोड़ी ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, टाइम तो वही लगता है। लेकिन उस दिन उस समय कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, किसी दूसरी टीचर को भेज देते हैं, कभी कुछ वैसे ही मनोरंजन कर लेते हैं बच्चे, लेकिन वो कोर्स तो पूरा नहीं हुआ ना, जो पढ़ाई करनी थी वो तो रह जाती है। टाइम बीत गया, टाइम तो लग गया स्कूल में, वो जितना टाइम लगना है वो स्कूल में टाइम तो लग गया, लेकिन जो काम होना चाहिए था पढ़ाई का वो काम नहीं हुआ। वैसे ही जो दूसरी दूसरी अवगाहनाएं हमने धारण कर ली बीच में, तो टाइम तो लग गया, लेकिन जो अपने को काम करना था, मतलब वो जो उस स्व क्षेत्र परावर्तन के लिए जो चाहिए था वो काम नहीं हुआ, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। चलिए जय श्री राम।